बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे क्या मोदी और खड़गे के बीच होगा 2024 का मुकाबला। लोकसभा इंतखाबात नजदीक हैं, ऐसे में अब सियासी गलियारों में एनडीए वर्सेस इंडिया की चर्चा के साथ साथ पीएम फेस के लिए मोदी वर्सेस खड़गे की बहस भी शुरू हो गई है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चेयरमैन बनाने के बाद अब जो है कई सारी बातें सामने आ रही हैं और अब इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या खड़गे ही इंडिया ब्लॉक की तरफ से पीएम फेस होंगे। खड़गे के नाम पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पहले ही अपनी रजामंदी जता चुके हैं। जब चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी उस वक्त उनका नाम ममता बनर्जी ने ही सामने रखा था और जिसकी हिमायत की थी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब उन्होंने। ऐसे में ये जो तमाम बातें हो रही हैं मोदी वर्सेस खड़गे, इसके बीच कई सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं और सवाल यही है कि क्या मोदी वर्सेस खड़गे यानी ओबीसी बनाम दलित के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। इस बार 2024 का जो इलेक्शन है क्या वो ओबीसी वर्सेस दलित होने वाला है। तो ये भी एक सवाल मार्केट में कहीं ना कहीं इस वक्त वो इस पर बात हो रही है, इस पर बहस हो रही है। और खड़गे के नाम पर क्या नीतीश कुमार भी राजी हो पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो उनको लेकर के जो इंडिया ब्लॉक है वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। उनको लग रहा है कि आखिर इनका अगला कदम क्या होगा। ये तमाम बातें हैं जो नीतीश कुमार को लेकर के भी इंडिया ब्लॉक थोड़े से परेशान है। तो क्या नीतीश कुमार भी मान जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कई बार दबी जबान में पीएम ओहदे के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। तो आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या मोदी और खड़गे के बीच होगा 2024 का मुकाबला। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से सचिन गुप्ता साहब, कांग्रेस से हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी की तर्जुमानी करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र सोनी साहब, और इनके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर सहाफी जो है वो दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल हिमांशु जी आपसे ही, क्या मोदी वर्सेस खड़गे होने जा रहा है 2024 का मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा। सवाल यही है कि क्या मोदी का सीधा मुकाबला एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो है वो, और सामने क्या खड़गे होंगे उनके प्राइम मिनिस्टर फेस के तौर पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से। सीधा सवाल। देखिए ऐसा है जी कि 9.5-10 वर्ष की इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व इस देश में कुशासन की सरकार थी। जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से वादा करके सत्ता हासिल की, उस सारे वादों पर इस सरकार ने कर, चाहे प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, चाहे ये नारा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहां चला गया महंगाई तो और बढ़ी गई है। इसके बाद महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे फिर किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात हो, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल साबित। आज ये मुद्दा नहीं है कि मोदी वर्सेस खड़गे या खड़गे वर्सेस मोदी, मुद्दा है कुशासन वर्सेस सुशासन। आज देश में जो कुशासन है, जो देश की गद्दी पर बैठा हुआ धृतराष्ट्र है, जिसके सामने आज हमारे देश की बेटियां द्रौपदी नंगी हो रही है, जिनका अच्छी हवन हो रहा है और ये लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। जिस तरह से नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर वोट लेकर के गुमराह करके आज नौजवानों के खिलाफ अग्निवीर जैसी योजना लेकर लाई जाती है। जिस तरह से किसानों की आय दोगुनी करने की बात करके कि सबसे पहले आते ही मूल्य बिल को टैंपरिंग करने का प्रयास किया जाता है। जिस तरह से उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आ गए और किसानों की 720 किसानों की शहादत हो जाती है। इसके बाद पूरे देश में लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ पहलवान बेटियों के साथ इनके सांसदों के द्वारा रेप किया जाता है रेजोल्यूशन सीट के द्वारा, और उसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बचाव किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा मुंह से उनके द्वारा एक शब्द नहीं निकलता है, गृह मंत्री इस पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। जिस तरह से मणिपुर की घटना होती है और 33 दिन बाद प्रधानमंत्री जी का मुंह तब खुलता है जब सुप्रीम कोर्ट का उनके ऊपर एक बयान आता, टिप्पणी आता है, वो भी 34 सेकंड के लिए उनका मुंह खुलता है, फिर वो चुप हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोगों को खाने पीने के सामान की दिक्कत हो रही है और आप कह रहे हैं कि ये स्वर्ण युग चल रहा है। स्वर्ण युग कैसा स्वर्ण युग चल रहा है? आजकल तो एक ही नारा है, हम सुबह शाम सुनते हैं लोगों के मुख से कि बहुत
बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए ऐसी सरकार। दूसरा नारा ये लोग बोलते हैं, बीजेपी का एक ही काम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े गए तो जय श्री राम। अरे 9-10 वर्षों का जो काम है इनका, उसका तो मूल्यांकन जनता कर रही है। इनके पास अब जनता के बीच में जाने के न महंगाई का मुद्दा है, न बेरोजगारी का मुद्दा है, न भ्रष्टाचार का मुद्दा है, न महिला सुरक्षा का मुद्दा है। आदिवासियों के ऊपर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पेशाब किया गया, वो तो सारे देश के लोगों ने देखा और शर्मसार हुआ। किस तरह से प्रधानमंत्री के निजी संसदीय चुनाव क्षेत्र में जाकर के महिलाओं, बच्ची के साथ, हमारी बेटी के साथ, वहां के आईटी सेल के भाजपा के 3 नेताओं के द्वारा गैंगरेप किया जाता है। ये क्या छुपा हुआ है? और बीजेपी के लोगों के द्वारा संकेत जी किया जाता है। ठीक है, संकेत जी मैं आपके पास आता हूं। ओपनिंग में आपका नाम जो है वो सचिन गुप्ता बोला गया था, वो जो है वो एक टेक्निकल एरर की वजह से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। संकेत जी, मेरा सवाल यही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, हालांकि नरेंद्र जी जो हैं मैं उनके पास भी आऊँगा चूँकि वो भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, मगर हिमांशु जी कह रहे थे कि भाई सवाल ये नहीं है कि मोदी वर्सेस खड़गे होंगे या खड़गे वर्सेस मोदी होंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कुशासन वर्सेस जो है शासन का, या फिर इस तरीके से जो है साफ सुथरी हुकूमत देने की बात ये कर रहे हैं, मगर फेस तो कोई ना कोई होता ही है। तो एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कहीं कोई ना तो किसी को शक शुबा है, ना कहीं उस पर करने की कोई गुंजाइश है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो मोदी की गारंटी वहां पर है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक नई बात जो है वो आई है कि इंडिया ब्लॉक की जो है वो चूंकि पूरी उसकी कयादत खड़गे साहब कर रहे हैं, उनको जो है उसका चेयरमैन भी बना दिया गया है। पहले नाम जो है वो ये हो रहा था कि भाई क्या नाम है, नीतीश कुमार होंगे कि ममता दीदी होंगी, और आप भी बीजेपी भी लगातार इस बात को कहती रही है कि इनके यहाँ तो हर कोई पीएम कैंडिडेट है। तो अब तो वो एक तरीके से पिक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही है कि पीएम फेस कौन होगा। तो क्या मानते हैं कि क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको? अगर मोदी वर्सेस खड़गे होता तो मुकाबला जो है वो बड़ा तगड़ा होने वाला है और बड़े कांटे का मुकाबला होने वाला है। देखिए, कोई मुकाबला नहीं है जी। 60 साल की राजनीति में कांग्रेस ने जिस तरह देश को एक पोजीशन पर पहुंचा दिया, जहां पिछले 10 वर्षों में देश आज एक गरिमामयी पोजीशन पर पहुंचा है। आज देश में आप देश के इंटरनल छोटे से छोटे गांव से लेकर आप देश को विश्व पटल पर हर मुद्दे पर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देश की जनता का मन बना हुआ है। ये तो इनकी बौखलाहट बोल रही है। जिस तरह 3 राज्यों में इन्हें मुंह की खानी पड़ी है, जिस तरह इनके नेता को कोई पूछने वाला नहीं है, जिस तरह इनकी न्याय यात्रा पे लोग पत्थर मार रहे हैं, जिस तरह लोग इनके नेताओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनकी रैलियों में बैठने के लिए 100 लोग जुटाए नहीं जाते हैं। आज जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुकी है और एक भ्रष्टाचारियों का गिरोह बना है। ये एक भ्रष्टाचारियों का गिरोह अपने द्वारा किए गए जो भी भ्रष्टाचार हैं उनसे बचने के लिए सोचा कि एक गिरोह बना लें, एक हम गठबंधन बना लें ताकि हम थोड़ा बहुत बच सकें। लेकिन जनता सब जानती है, जनता को मोदी जी पे विश्वास है। जनता ने जैसे पहले 2019 में विश्वास जताया है, आने वाले सीट चुनावों में जनता उससे भी ज्यादा सीट देकर भारतीय जनता पार्टी को नए संसद में पहुंचाने वाली है। बीजेपी तो पहले ही जो नारा दे चुकी है, अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार। हाँ, तो जाहिर सी बात है जो है वो मतलब आप इस बात को कतई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि खड़गे जो है वो कोई चैलेंज होंगे मोदी जी के सामने या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने। देखिए जी, खड़गे जी के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है जी, जो राहुल जी का विश्वास पत्र होगा उसी को सैंक्शन किया जाएगा। जैसे मौनी बाबा पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कुछ नहीं बोले, ऐसे ही खड़गे जी आज अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको जो बोलना है वो प्रिंट आउट तो राहुल गांधी जी के यहां से, सोनिया गांधी जी के यहां से निकल कर रिमोट से चलने वाला। लेकिन अभी एक बात और बता देना चाहता हूं, इस गठबंधन में ही अभी इस गठबंधन में ही बहुत लड़ाइयां होनी है। अभी तो ये खड़गे जी के नाम पर, हालांकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गठबंधन में ही अभी नीतीश जी अड़ेंगे, अभी कोई और आके खड़ा हो जाएगा, अभी राहुल बाबा इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री की बात पर मुझे तो नहीं लगता राहुल बाबा इसे एक्सेप्ट करने वाले हैं कहीं तक, क्योंकि उनकी न्याय यात्रा का तो कोई मोल ही नहीं रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और जिस तरह के लोग जो कभी बच्चों की कसम खाया करते थे कि मरते मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, ऐसे लोग भी आज जब अपने भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं तो कांग्रेस के पास जा रहे हैं, उनके नेताओं से मिल रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं
ठीक है। आम आदमी पार्टी वाले भी यहां बैठे हैं और कांग्रेस वाले भी यहां बैठे हैं कि मोदी जी से इतनी घृणा क्यों, जब देश एक प्रोग्रेस कर रहा है, आपके देश के बच्चे उन्हें चुन रहे हैं। हाँ। आपने तो भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छुआ, आपने तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा दिया। देश की आस्था से जुड़े पर्सन पे, देश के विकास पे जुड़े पर्सन पे, G20 जैसे मुद्दों पर जहां देश विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, वहां भी कांग्रेस पार्टी विदेशों में जाकर भारत के बारे में गलत बोलने से बाज नहीं आती है। मुझे इस बात की बहुत शर्म है और इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी नेता आए। मोदी जी इज गोइंग टू बी ए थर्ड पीएम, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और बहुत अच्छी सीटों के साथ बनने जा रहे हैं। हाँ, नरेंद्र सोनी जी, ये जो है, चूंकि आप भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, जाहिर तौर पर ये सवाल आपसे भी बनता है। और खड़गे जी का नाम जब सामने आया था चौथी बैठक में, ममता बनर्जी ने वो नाम रखा था, उसकी हिमायत में जो है एक तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब भी सामने आए थे। मगर उसके बाद फिर थोड़ा सा ये हुआ कि मतलब जो है वो उनको शायद थोड़ी परेशानी हुई नीतीश कुमार साहब को, और फिर उसके बाद जो है वो राहुल गांधी ने बीच बचाव किया या फोन किया उनको, बातचीत की और मामले को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की। मगर अब नया नाम वापस जो है फिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस खड़गे ही होने वाला है 2024 का चुनाव। तो किस तरीके से आप इसको पूरे मामले को देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार और तमाम तरह के नारे जो हैं वो दे रहे हैं। इल्जाम लगातार वो लगा रहे हैं, जितना भी इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पार्टीज हैं उनको वो कई सारे नाम, इंडी गठबंधन जो है वो कहा जाता है उसको, मगर घमंडी गठबंधन भी कहते हैं और ना जाने किस किस नाम से जो है पुकारा जाता है। कुल मिलाकर के क्या देख रहे हैं? अगर ये सिनेरियो बना, मोदी वर्सेस खड़गे हुआ, तो क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ अभी से जो है आपको लगता है कि माहौल बदलेगा इस मुल्क का, सियासत का? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी इंडिया गठबंधन में इस प्रकार का कुछ भी तय नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा। हाँ। और किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा। अभी सीट शेयरिंग पे बातचीत चल रही है और सीट शेयरिंग पे बातचीत बहुत अच्छे माहौल में चल रही है और बहुत जल्द ये तय हो जाएगा। हाँ। और एक बात तो क्लियर है कि एक कैंडिडेट के सामने जो एक कैंडिडेट लड़ने वाली बात थी वो निश्चित रूप से होने वाला है। और यदि ऐसा होगा तो भाजपा और उनके साथ जो पार्टियां हैं उनको 38% वोट शेयर है और जो इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां हैं उन सबको मिला के 62% वोट शेयर है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना ही पड़ेगा इस बार। और इसी हार का मुंह देखने के डर से अभी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, लोग परेशान हैं। जब पहले गठबंधन होने की बातचीत शुरू हुई थी तभी से इन्होंने उसको खराब करने की कोशिशें शुरू कर दी थी, अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। ये कह रहे थे कि देखिए तो नेता हैं, ये तो मिल ही नहीं पाएंगे, ये तो बैठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन पहली बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद ये कहने लगे कि दूसरी बैठक नहीं हो पाएगी, इनके बीच में लड़ाई है, ऐसा है वैसा है। लेकिन दूसरी बैठक भी हो गई। फिर बोलने लगे जी इन पे सीट कैसे बांटेंगे, इनसे तो सीट ही नहीं बटेंगी, कैसे होगा काम। तो अब सीट शेयरिंग भी होने लगा है, अब सीट शेयरिंग भी हो रहा है, वहां तक पहुंच गए हैं। तो जैसे जैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अब सिवाय भगवान की शरण के और कोई जगह मिली नहीं है, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं है। आप 2014 देखिए, बात तो ठीक है, बात तो देखिए धर्म की पॉलिटिक्स जो है, अगर बीजेपी के ऊपर आप ये इल्जाम लगाते हैं कि धर्म की पॉलिटिक्स या मजहब की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, तो आज का फैसला बता दीजिए। आपकी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का क्या फैसला था कि कैसे जो है वो कल से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, हनुमान चालीसा और कई सारी चीजें जो है वो मतलब एकदम धार्मिक माहौल बनाएंगे हर एक महीने के हर पहले मंगलवार को, या इस तरीके से कुछ एक पूरी एक योजना बनाई है आम आदमी पार्टी ने। तो वो धर्म से अछूती तो आम आदमी पार्टी भी नहीं है, हर कोई धर्म की पॉलिटिक्स करता है, मगर जैसे उसको सूट करता है अपने हिसाब से वो जो है वो उसको कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी आज से नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी का ये सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हमारे नेता बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जब से हमने पहला सारी विधानसभाओं में होगा बनी थी, अब सारी विधानसभाओं में करने का फैसला किया गया है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल किया गया, बिल्कुल किया गया। दिल्ली के 70 विधानसभाओं में 70 जगहों पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाएगा। सब लोग आमंत्रित हैं, सभी भक्तजनों से निवेदन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी वाले भी आमंत्रित हैं, बाकी पार्टी वाले भी आमंत्रित हैं, सबको आमंत्रण भेजा जा रहा है। कोई इसमें ये नहीं है, क्योंकि जो है ना, हनुमान जी भगवान राम जी के परम भक्त हैं और हम लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा बहुत पहले से हम लोग करते रहे हैं और ये हमारी आस्था है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि भगवान पे उनका कॉपीराइट है तो वो गलत है। मतलब ये है कि देखिए हर कोई मजहब की पॉलिटिक्स करता है, मगर वो अपने हिसाब से करता है और अपनी मतलब सुविधा के मुताबिक अपने कंफर्ट जोन में जाकर के करता है। दिनेश शर्मा जी, सारी बातें आपने सुनी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की, और बात ये हो रही है कि मोदी का जो एक मतलब एक नाम है, मोदी जिस सियासत के जिस मुकाम पर हैं, प्रसिद्धि के जिस मुकाम पर वो हैं, तो वहां मुकाबला एक तरीके से खड़गे से अगर उनका होगा, खड़गे के बीच होगा, चूंकि नाम तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा शायद, और उस स्टेज पर वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ब्लॉक वाले आ रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लगातार ये एक इल्जाम लगाते रहे हैं इंडिया ब्लॉक के ऊपर इन दिनों, जब से इंडिया ब्लॉक बना है, कि ये सब मिलकर के इनमें हर कोई जो है, हर एक पार्टी का जो भी लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर का फेस है, हर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो यहाँ पर अगर 28 पार्टियां हैं तो 28 ही प्राइम मिनिस्टर के फेस हैं या 28 लोग ही चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर वो प्रेशर भी होगा इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के ऊपर, और वो एक नाम आएगा। और नाम जो है जो शुरू में ही आया है वो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि पहले ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो उनका नाम ले चुके हैं, खड़गे साहब का, तो जाहिर तौर पर क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से, किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं, और क्या 2024 का मुकाबला जो है वो मतलब एक तरीके से वो दिलचस्प होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ साथ जी एक रबर स्टैंप भी हैं, जो कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी उनका इस्तेमाल करती हैं। हाँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस देश की राजनीति में अगर आप दलित चेहरे की बात करते हैं जी, तो फिर मायावती के सामने कोई दलित चेहरा नहीं टिकता है। और आज मायावती ने जिस प्रकार इंडिया अलायंस की हवा निकाली है, वह पूरे उत्तर भारत में आज से शुरू हो चुकी है। मायावती ने साफ साफ बोल दिया है कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, और जिस गठबंधन में मायावती नहीं है उस गठबंधन का कोई वजूद नहीं। खड़गे साहब की आपने चर्चा की है। खड़गे साहब कर्नाटक से आते हैं, और जहीर साहब आपने, रब्बानी साहब आपने, अगर आपके पास एक कंटेंट हो तो मुझे वो याद है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव साहब जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया जी। वहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा कि मायावती भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार है। बिल्कुल कहा था। और दलित समाज में इससे शक्तिशाली नेता अभी तक कोई नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम भी नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाने की भी बात हुई थी कि वो प्राइम मिनिस्टर का मतलब मटेरियल उनके अंदर है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, इस देश का नेतृत्व कर सकती है। मैं उसी को कहने जा रहा हूं जी। तब मायावती ने नहीं बल्कि पूरे देश ने माना था कि मायावती इस देश की अगली प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। यह अलग बात है कि मायावती ने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए, चाहे वो दौलत का साम्राज्य हो जी, चाहे वो दूसरों को आगे बढ़ाने का साम्राज्य हो, उसमें मायावती अपने इस दावे से चूक गई। हाँ। आज ये सवाल मैंने मायावती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। Anyway, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या खड़गे साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी रूप में मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल। कर्नाटक की राजनीति में अगर आज कांग्रेस है, अगर कांग्रेस वहां पर आई है, तो उसका श्रेय खड़गे साहब को नहीं जाता है, उसका श्रेय जाता है येदियुरप्पा को। अगर भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं करती कि ऐन मौके पर येदियुरप्पा को हटा के और जो दूसरे साहब थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया, ये सबसे बड़ी भूल थी। अदरवाइज फिर कांग्रेस देखिए भूल और भूल तो क्या होता है सियासत में साहब, ये प्रयोग किए जाते हैं। अगर वो सफल हो जाए, कामयाब हो जाए तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया फैसला था, और अगर वो नाकाम हो जाए, मगर डीके शिव कुमार जो हैं उनकी जो मेहनत थी, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? वहां पर एक माहौल बना, वहां पर हुकूमत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना। खाली वो आप इस बात को आप कह दें कि भाई वो तो बीजेपी ने ये फैसला किया तो इस वजह से जो है वो लोग नाराज हो गए, या फिर कहा जाए लोगों ने जो है मुंह मोड़ करके वो कांग्रेस की तरफ आ गए, वैसा कुछ नहीं होता। एक चीज जो है वो काम नहीं करती पॉलिटिक्स में, बहुत सारी बातें होती हैं। जिन मायावती को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बताया गया था, या बताया गया था कि वो सबसे बेहतर हो सकती हैं, या वो पावर है, 2022 के जो उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन थे
वहां पर जो वोट शेयर था बीएसपी का वो घट करके 12% पर आ गया था। तो ये बड़ा सवाल है। बहुत सारी चीजें जो है इस मुल्क में सियासत वो सियासी तौर पर घटती रहती हैं। सियासत जो है वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग मौकों पर अपने हिसाब से बदलती रहती है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। बात हो रही है 2024 के मुकाबले की, महामुकाबले की, और बात यह हो रही है कि क्या ये मोदी वर्सेस खड़गे होगा, क्या ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, और क्या इंडिया ब्लॉक जो है वो एक फेस अपना बता रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए ये हमारी तरफ से ये फेस है, क्या ये क्लियर होने जा रहा है। और सबसे पहला नाम जो है वो सामने आया है वो खड़गे साहब का है। दिनेश शर्मा जी कह रहे थे कि मायावती जो है जिस तरीके से आज उनका स्टैंड है तो वो इंडिया ब्लॉक के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये बात सही है। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं कोशिशें कर रहे थे। कांग्रेस के लीडर्स जो है वो बार बार कह रहे थे, बल्कि 2 दिन पहले तो जो अखिलेश यादव हैं पहले वो मुखालफत कर रहे थे एक तरीके से, हाँ ना चल रही थी, मगर 2 या 3 दिन पहले जो है उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो साथ जुड़ेंगी तो मजबूत ही होगा इंडिया ब्लॉक। तो जाहिर तौर पर आज क्लियर कर दी पिक्चर मायावती ने। हालांकि पिक्चर जो है वो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में पिक्चर अभी बाकी है, आखिरी बॉल तक जो है यहां पर वो गेम चलता है। क्या कुछ हो जाए, कब हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं पता। मायावती जो है वही है, जब वाजपेयी की हुकूमत गिरी थी तो उसको गिराने में इनका बड़ा रोल रहा था। किस तरीके से इनके कुछ मेंबर पार्लियामेंट जो है वो चले गए थे और एक वोट से जो है फिर वो हुकूमत उनकी गिर गई थी। तो सियासत जो है वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग जो है वो मोड़ लेती है और अलग अलग रुख जो है वो अख्तियार करती है। दिनेश जी, मतलब देखिए बात तो ठीक है आपकी, बहुत सारी चीजें हैं, मगर ऐसा तो है नहीं कि अगर मायावती नहीं होंगी तो कोई जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसी तो जीत की गारंटी तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। वो मोदी है तो गारंटी है, ये बीजेपी का नारा है। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि अगर मायावती नहीं है तो इंडिया ब्लॉक के सामने जो है बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी? क्योंकि 2022 के जो इलेक्शन थे विधानसभा के, वो तकरीबन 12.88%, मतलब 13% मान लो, 13% के करीब जो है वोट शेयर रह गया था वो। तो फिर अगर वो वोट शेयर उन्हीं के साथ रहा, उनके साथ इंटैक्ट रहा, वो बीजेपी को नहीं गया, तो उसमें नुकसान जो है वो इंडिया ब्लॉक का कैसे? 3 राज्यों में जी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये इंडिया अलायंस को एक झटका। नंबर 2, मैंने अभी खड़गे साहब की बात कही थी और मैं आपके चैनल पर यह बात अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि कर्नाटक की जो पोजीशन है जी, इस बार का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से जीतेगी। अच्छा, ये इसको नोट करिएगा और इसको याद रखिएगा इस बात को। लंबा नहीं, इसको मैं बात लेने जा रहा हूं। आपका कहना है कि इंडिया अलायंस का क्या नुकसान होगा, मायावती से क्या फर्क पड़ता है? हाँ। उत्तर भारत एक लंबे समय से दलित बैकवर्ड पॉलिटिक्स को लेकर डोमिनेट करता है। अभी भी मायावती का, जब अब दलित समाज की बात आएगी, लीडरशिप की बात आएगी, तो खड़गे साहब मायावती के सामने कहीं नहीं टिकते। दूसरी बात, ये बैकवर्ड और दलित का संघर्ष होने जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ये एक कुछ कल्पना है, कुछ एक डस की स्टोरी हो सकती है। दलित आज की तारीख में, बैकवर्ड आज की तारीख में मोदी के पीछे है, और एक लाभार्थी समुदाय भी एक विकसित हुआ इस देश के अंदर, वो भी बैकवर्ड को ज्यादा बिलोंग करता है, वो भी मोदी के पीछे है, बीजेपी के पीछे है। मायावती आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है, उनके एक एक शब्द पर अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, गौर करें, तो उन्होंने 3 एपिसोड में यह बात कही है कि मैं गठबंधन में नहीं जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे वोट गठबंधन के लोगों को चले जाएंगे, लेकिन गठबंधन के वोट मुझे नहीं मिलेंगे। मुझे कोई लाभ नहीं इसका। मगर 2019 के जो रिजल्ट थे, अगर उनको देखा जाए तो फायदा तो मायावती को ही हुआ था साहब। सीट की अगर हम बात करें, वो तब था जब समाजवादी पार्टी और आपकी इसका बहुजन समाज पार्टी का एक गठबंधन हुआ था। उसके द्वारा फायदा हुआ था जी। आपको एक बात कह रहा हूं, आपको मैं बता दूं, मैं इसी को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं कि देखिए, ये जानना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इसको क्लियर आप कीजिए कि वो ठीक है 2019 में उन दोनों का गठबंधन था, मगर इंडिया ब्लॉक में अगर वो शामिल होती हैं, जो उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि वो नहीं हो रही हैं, ठीक है साहब, लेकिन अगर वो शामिल होती है तो वो तो एक तरीके से मुकाबला, मतलब यार गठबंधन जो होगा वो उत्तर प्रदेश में वो 3 पार्टियों का होगा, समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस। मोटे तौर पर तो उन्हीं का ही होगा ना वो, तो फिर वापस वही होंगे जी। इसमें क्या नाम रब्बानी साहब, इसमें मुसलमान वोट की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अब उसका बंटवारा निश्चित है।
और इस बंटवारे का लाभ अगर कोई उठाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, चाहे वो मायावती अपने रणनीतिक तौर पर अलग हुई हो कि भाजपा को उसका समर्थन मिले, या वो इसलिए ही हुई हो कि मैं अकेले लड़ूंगी, चाहे मैं 1 जीतूं या 2 जीतूं। हाँ, या कोई दबाव हो, जैसे इस तरह की खबरें आती हैं कि दबाव में भी रहती हैं। उनकी एक कसम है, हाँ, उनकी एक कसम है कि मैं अखिलेश यादव को जीतने नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के संदर्भ में कांग्रेस के पास वोट कौन सा है? हाँ, आज की डेट में तो क्या ही बचा है? मुसलमान वोट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो ज्यादातर अखिलेश की तरफ दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मुसलमान वहां बटा। हाँ, कुछ वोट मायावती खींचेंगी, तो ये तो 3 तरफ बट गया वोट। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर मार्ग प्रशस्त कर दिया है आज मायावती ने। बिल्कुल ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश साथ नहीं है गठबंधन में, तो इस गठबंधन की विजय का कोई मतलब नहीं है। जहां तक खड़गे साहब का सवाल है, तो एक वो मैं पहले कह चुका हूं कि वो एक रबर स्टैंप है, राहुल गांधी के सामने। हाँ, हिमांशु जी कह सकता है कि मैं दावेदार हूं। बिल्कुल ठीक है हिमांशु जी, पब्लिक परसेप्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में, और वो परसेप्शन जो है, जैसे अभी दिनेश जी कह रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की चीजें आने लग गई हैं कि जो खड़गे साहब हैं वो पार्टी प्रेसिडेंट तो जरूर है, मगर फैसले अभी भी जो गांधी फैमिली है वही ले रही है, और उनकी मर्जी के बगैर आज भी संगठन में कोई पत्ता नहीं हिलता। सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं, जितने भी 3 सूबों में अभी चीफ मिनिस्टर बचे हैं, वो सारे जो है रिपोर्ट करते हैं राहुल गांधी को। ठीक है साहब, इस तरह की जो है वो पब्लिक डोमेन में बातें हैं। अब वो सच्चाई कितनी है वो तो जाहिर तौर पर अंदर की बातें होती हैं, मगर जो बातें बाहर छन करके आती हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि खड़गे साहब को मान भी लिया कि वो पीएम का फेस होंगे इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तो उनकी जो एक्सेप्टेंसी है, मतलब एक तरीके से वो साउथ में ज्यादा है। नॉर्थ की बात अगर हम करें, नॉर्थ की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी अजीब और गरीब है, और ऐसा एक प्रयोग जो है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट 1980 में भी हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब जगजीवन राम साहब को जो है, बाबू जगजीवन राम को एक सामने किया गया था, वो फेल हुआ था। तो ऐसा ही अगर अब हुआ, तो आपको नहीं लगता कि चूंकि नॉर्थ में हर स्टेट में अपना दलित वर्ग का एक लीडर मौजूद है, और खासतौर से आज के वक्त में एक मजबूत लीडर है मायावती, भले ही 13% उनके पास वोट शेयर बचा हो, मैं 2022 के जो है असेंबली इंतखाबात के मुताबिक बोल रहा हूं, उसके हिसाब से बोल रहा हूं। बिहार में चले जाइए, वहां पर भी क्या नाम है लीडर्स थे। उत्तर प्रदेश में तो कई लीडर जो है और उभर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे ये कांग्रेस यकीन दिलाए, इंडिया ब्लॉक वोटर्स को यकीन दिलाए कि ये भी दलित फेस हैं और ये आपके हकों के लिए लड़ेंगे। तो ये यकीन दिलाने वाला मसला जो है, मेरा ख्याल कि ये बड़ा टेढ़ी खीर होगी आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, और घोर आश्चर्य इस बात से मुझे होता है कि जब लोग कहते हैं कि खड़गे जी रबर स्टाम्प, जबकि लोकतांत्रिक तरीके से बैलेट पेपर से और बैलेट बॉक्स के चुनाव के माध्यम से खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, वो कैसे रबर स्टाम्प होंगे? और जेपी नड्डा रातों रात अध्यक्ष बन गए, न कोई चुनाव हुआ, न कोई बात हुई। अमित शाह जी और मोदी जी का भी ये हो गया, वही पास है, तो वो रबर स्टाम्प नहीं हुए जेपी नड्डा जी, लेकिन खड़गे जी रबर स्टाम्प हो गए। ये कहां तक उचित है, ये समझने की बात। दूसरी बात, बीजेपी के हमारे मित्र कह रहे थे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और सनातन, ये 3 मुद्दा है, ये लोग रख के आते हैं। हम जिस भी चैनल पर जाते हैं ये 3 बात ये लोग बोलते हैं, और इसका जवाब मुझे देना पड़ता है। बस यही 3 इनके पास है, हम चौथा कोई नहीं है। भ्रष्टाचार की बात तो ये लोग कर नहीं सकते, इसलिए कि भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम पैसा लेते हुए कैमरा पर पकड़े जाए, वह भ्रष्टाचार की बात करे तो कहां तक उचित है? इसके बाद BS येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, भावना गावली, यशवंत यादव, यामिनी यादव, विधायक प्रताप सरनायक, अजीत पवार, जितेंद्र तिवारी, इतने बहुत सारे नेता हैं जो दूसरे दल में रहते हैं और जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप आता है, या बीजेपी में रहते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं, और उनको उनका नाक धुल जाता है बीजेपी का भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद और सनातन की बात करते हैं। परिवारवाद पर करेंगे तो आपका डिबेट का बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। लंबी फेहरिस्त है परिवारवाद की बीजेपी के पास, लंबी फेहरिस्त है। तो परिवारवाद के पोषक है बीजेपी के लोग। सनातन धर्म की ये लोग बात कर रहे थे, आज राम मंदिर की का याद आया इनको, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, इनको आज कहाँ याद आया? ये तो शुरू से बीजेपी तो खुले तौर पर शुरू से जो है राम मंदिर का आंदोलन चला रही है। इनको कहाँ कोई नई बात थोड़ा, ये बीजेपी पूरी बात करने के बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा।
राम मंदिर जो रटाई जाती है कांग्रेस को, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के चारों शंकराचार्य जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक है इस देश में, उन चारों शंकराचार्य ने ये कह दिया है कि अधूरे मंदिर में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस शास्त्र ने, जिस धर्म ग्रंथ ने हमें प्रभु श्री राम जी के बारे में बताया, वही धर्मशास्त्र हमको ये बताया कि अधूरे मंदिर में यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता, यह सनातन धर्म का घोर अपमान है, और जहां सनातन धर्म का घोर अपमान हो वहां हम लोग नहीं जा सकते। यह कह करके चारों शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अपने आप को अलग कर दिए। फिर बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जो श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब बताइए कि इस देश में अब प्रभु श्री राम आएंगे क्या? प्रभु राम तो सदियों से हैं, आज तो नहीं आए हैं। अब उंगली पकड़ के छोटे से प्रभु राम का पिक्चर है और मोदी जी बड़े अपना फोटो लगा करके, बड़ा फोटो लेकर के उंगली पकड़ के जा रहे हैं और प्रभु राम को ला रहे हैं। इससे बड़ा अपमान इस देश में प्रभु राम का क्या हो सकता है? ये भाजपा के लोग वही हैं जो मुख में राम और दिल में नाथूराम, ये नाथूराम के अनुयायी हैं। ये लोग सिर्फ एक रामायण में एक पात्र है कालिनेमी का, जो साधु वह राक्षस था कालिनेमी, और साधु के वेश में वह छल से प्रभु राम का काम खराब करने के लिए आया था। तो वही ये लोग भाजपा के लोग जो हैं वो कलयुग के कालिनेमी है। देश का विकास हो रहा है, हमारे मित्र कह रहे थे, कौन सा विकास हो रहा है देश का? आज यूपीए गवर्नमेंट में जिस 24 लाख लोगों को हम 24 करोड़ लोगों को हम लोगों ने बीपीएल रेखा से बाहर निकाला था, गरीबी से बाहर निकाला था, आज 27 करोड़ लोगों को इन लोगों ने बीपीएल के नीचे धकेलने का फिर से काम किया है। इसके बाद आज भुखमरी में देखिए, भुखमरी इंडेक्स में विश्व में 113वें नंबर पर हम चले गए हैं। आज जितने पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे आगे हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से भी हम भुखमरी में आगे निकल चुके हैं। ये क्या देश का विकास है? आज देश में दो तरफा विकास हो रहा है। एक विकास गरीब तेजी से गरीब हो रहा है और अमीर जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो तेजी से अमीर हो रहा है। और मायावती की बात करते हैं, मायावती जी आज बीजेपी की कठपुतली है। 7 करोड़ मामला में कहीं उस पर कार्रवाई न हो जाए, जिस तरह से वो आज इंडिया गठबंधन से बाहर जा रही है। इंडिया गठबंधन आज धर्मयुद्ध लड़ रहा है इस देश में, और इस धर्मयुद्ध से बाहर जाना कहीं से भी उचित नहीं है। जड़ से वो जा रही है और कोई बात नहीं है। संकेत जी देखिए, जितनी बातें कह रहे हैं हिमांशु जी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जो असल मुद्दे हैं वो उनकी बात नहीं करती, धर्म को कहीं ना कहीं वो आगे रख देती है, धर्म की आड़ में जो है वो सियासत करती है। और इस तरह की भी जो है वो खबरें हैं मार्केट में कि मतलब ठीक है भाई, आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, मगर ये भी जो है दलित समाज को एक मैसेज जा रहा है कि अगर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए हैं तो संविधान को खतरा है, संविधान में बदलाव होगा। ठीक है साहब, दूसरी बात आरक्षण जो है उसके ऊपर भी आंच आ सकती है, आरक्षण को भी खत्म किया जा सकता है। तो ये बड़ा मसला है। बीजेपी कहीं ना कहीं वो धर्म की पॉलिटिक्स के आसपास ज्यादा घूमती है, ये इल्जाम आपके ऊपर लगातार लगते रहे हैं। कैसे इससे निपटा जाए? क्योंकि देखिए बेरोजगारी का मसला जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें नहीं होती, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, उस पर भी बहुत ज्यादा बात नहीं होती, किसानों का मसला है, फरवरी में वापस बैठने वाले हैं किसान दिल्ली में आकर के धरने पर, वो एहतजाज करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। देखिए आंदोलन जीवियों के आंदोलन चलते रहेंगे जी। और जिस तरीके से ये जो कह रहे हैं ये सब चुनाव से रिलेटेड जो आंदोलन होते हैं ना, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे इस तरह के आंदोलन दिखाई देते हैं। अब मैं एक एक बात का सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब दूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत से चलता चला आया है। धारा 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा स्लोगन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी आज तक आगे लेकर आई है। आज राम मंदिर बन रहा है, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, क्या इन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है? क्या करोड़ों लोगों की आस्था जिस मंदिर से जुड़ी हुई है, जो आज बच्चा बच्चा पुलकित होकर भगवान श्री राम का आगमन करने को तैयार है, वहां कांग्रेस इस तरह की बातें बोलती है? ये वही कांग्रेस है जिनके एक बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो राम के पैदा होने पर भी प्रश्न उठाते हैं, जो आज ये विकास की बात करते हैं। देश आज कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और प्रधानमंत्री जी के रहते ये देश और विश्व पटल पर आगे जाने वाला है।
G20 का इतना बड़ा समारोह हमारे यहाँ देश में होता है, पूरे विश्व से लोग आते हैं, रशिया से पुतिन आते हैं, वो भी कहकर जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। आज विश्व का बच्चा, आप कहीं फॉरेन जाइए, आप कहिए, ये वही है जहां कभी फॉरेन जाते थे तो कहते थे इंडिया के बारे में 2 शब्द सुनाई जो देते थे वो गरीबी और जो गंदगी के हिसाब से। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर देश के नाम को आगे बढ़ाया है, तो चाइना के नाम पर राजनीति चलाने वाले, जॉर्ज सोरोस के फंड से चलने वाले ऐसे लोग जो देश को बेचने का कार्य करते आए, ऐसे लोग जिनकी सत्ता कभी इटली से चलती आई है, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री ना होते हुए भी प्रधानमंत्री को चलाते आए हैं, वो आज देश के बारे में कुंठा प्रचार कर रहे हैं। इस तरीके का प्रचार आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी को मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूं, जितना कांग्रेस पार्टी मोदी जी के बारे में गलत बोलेगी वो उतना सिफर पर आएगी, जितना ये गलत बोलेंगे ये उतना 0 पर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ना आज नेता है, ना ही कांग्रेस पार्टी के पास आज जनता है। कांग्रेस पार्टी का हश्र 0 पर होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता के नजरों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इनके खिलाफ लाखों करोड़ रुपए के घोटाले लंबित है। इन्हें अपने नेताओं के घोटाले नजर नहीं आते, चाहे इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे इसके राजस्थान के मंत्री हो, चाहे इनके कहीं से भी कोई भी मंत्री हो, लेकिन इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ झूठी को बोलना, झूठ बोलना, यहाँ पर आकर मीडिया में झूठ संदेश देना और देश के स्वाभिमान पे अशोक गहलोत के ऊपर किसी भी तरीके से कोई बीजेपी ने कोई ना तो इल्जाम लगाया, ना कोई उनके खिलाफ कोई इस तरह का कोई मामला है। फोन टैपिंग का मसला जरूर है, मेरा ख्याल के थोड़ा सा जो है संकेत जी जल्दबाजी में बोल गए। हाँ, वहां पर जो है वो छत्तीसगढ़ की बात हम करें तो वहां पर महादेव ऐप का जिक्र जरूर हुआ था, जिसमें बाद में गवाह मुकर गया था। बहरहाल यहां हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ब्लॉक जो है वो अपना जो उसका खोया हुआ वोट बैंक था उसको पाने की कोशिश कर रहा है और दलित मुस्लिम केमिस्ट्री जो है बनाने की फिर से कोशिश हो रही है, बाकी पिछड़ों को लेने की भी बात हो रही है। तो किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी है और क्या खड़के के नाम पर ये मुकाबला जो है, मैंने पहले ही कहा था कि क्या और दिलचस्प होगा, उस पर भी बात करेंगे। बात हो रही है 2024 के आम इंतखाबात को लेकर के कि 2024 में क्या मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और क्या ये मुकाबला मोदी वर्सेस खड़गे होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो इंडिया ब्लॉक के जो जिनको मतलब जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या वो होंगे, कहा जाए कांग्रेस के जो पार्टी मतलब जो है पार्टी प्रेसिडेंट हैं, कौमी सदर हैं खड़गे साहब, क्या वो होंगे, इस पर बात हो रही है। और बात यह भी हो रही थी कि दलित मुस्लिम केमिस्ट्री जो है उसको बनाने की कोशिश जो है वो लगातार हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर फरीदी, कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान, यहां तक कि AIMIM के सदर जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी इस बात का जो है वो हमेशा जिक्र करते रहते हैं या इस बात की वो हिमायत करते हैं कि कैसे दलित और मुस्लिम जो है वो ये एक कॉम्बिनेशन बैठे, केमिस्ट्री बैठे। तो ये अगर होता है, और कई बार हमने देखा है कि कोशिशें तो हुई मगर वो नाकाम हो जाती हैं। कभी भी एक मतलब अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो मतलब जैसे समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान जाता है खुल करके बड़ी तादाद में, वैसा BSP के साथ मोटे तौर पर उस तादाद में नहीं जाता हुआ कभी दिखा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है जिसको बनाने की कोशिश हो रही है वो क्या होगा उसका, और बात करेंगे हम। नरेंद्र सोनी जी आपके पास ही आएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है मतलब जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मगर दिनेश शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। क्या लगता है आपको ये जो कॉम्बिनेशन बनाने की बात है, इसकी कोशिशें तो हमेशा चलती रही हैं, ठीक है साहब, अलग अलग वक्त पर अलग अलग लीडर्स ने कोशिश की है, कभी कभार थोड़ी बहुत ही कामयाबी मिली मगर मोटे तौर पर नाकाम ही रहे हैं। अभी जो है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की यही कोशिश है, चूंकि ज्यादातर जो उनका जो वोटर्स थे बहुत सारे बड़े सूबों से वो छिटक गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लो आप, जो है वेस्ट बंगाल की बात कर लो, ये बड़े सूबे हैं जहां से मतलब बहुत ज्यादा सीट्स आती हैं। और आप जो है वो चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, हिंदी भाषी प्रदेशों की बात कर लें, वहां पर कांग्रेस के हाथ से जो है वो वोटर्स खास तौर से मुस्लिम और दलित जो उसका रवायती वोट बैंक था वो खिसक गया, उसको लाने की वापस कोशिश हो रही है। कितनी कामयाब जो है ये होगी खड़गे के नाम पर? रब्बानी साहब देखिए जी, मैं आज के मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य बिंदु मानकर ही आगे का विश्लेषण आपके सामने रखा हूं जी। आज तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी रिजर्व हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर किसी और को घुसने देंगी, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो केजरीवाल हो या चाहे कोई और हो जी। क्यों? क्योंकि मायावती ममता बनर्जी जानती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ग्राउंड उससे आई हैं।
जमीनी स्तर से निकल कर आई हैं, कांग्रेस का मुकाबला करके आई हैं। जी, कांग्रेस से तो निकल करके कांग्रेस ममता का बनर्जी का मुकाबला करके है, आई हैं। बिल्कुल। जो अनुभव ममता बनर्जी का है, वही अनुभव उत्तर प्रदेश में मायावती का भी है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश तो पश्चिम बंगाल से और भी बड़ा है। हाँ। तो मायावती तो ममता बनर्जी जी समझ चुकी है आज कि जब मायावती ही इस गठबंधन के साथ नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से वो क्या उम्मीद करेगी? वो कांग्रेस के साथ जाके अपना और नुकसान करेगी बंगाल के अंदर। तो कांग्रेस का जो कांग्रेस कर रही है कोशिश किसी प्रकार से इंडिया अलायंस को बचाने के लिए, उसमें एक जो थर्ड फैक्टर था नीतीश कुमार का, वो भी अंडर प्रेशर आ गया है। अब वो कभी संयोजक बनने की बात हो रही थी, लेकिन अब उनका नाम संयोजक पद से तो लगभग बाहर है। खड़गे साहब आ गए अध्यक्ष बनकर। तो एक छिन्न भिन्नता जो हम देख रहे हैं, उसके दृष्टिगत हमें अभी फिलहाल या तो ये प्रतीक्षा करनी होगी कि क्या आगे और इंडिया अलायंस में कोई गुंजाइश बची है। मैं तो गुंजाइश खत्म मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव कैंपेन का, अपनी चुनाव तैयारियों का एक फेज 22 तारीख को कंप्लीट कर लेगी। उसका दूसरा फेज पब्लिक के अंदर होगा, जाएंगी पब्लिक के अंदर बीजेपी, यानी कि वो तो चुनाव प्रचार में लगी है। और इंडिया अलायंस का तो ना कोई एजेंडा है, ना कोई नेता है, ना कोई ऐसा कार्यक्रम है, और ना गठबंधन का ऐसा बड़ा कोई उसके अंदर आदमी शामिल है। हाँ, कोई बड़ा फेस नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा फेस नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के फेस से या उनकी जो एक्सेप्टेंसी है या जो उनका कद है उससे कोई मुकाबला कर सके। ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इसमें उलझते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सोनी जी, आप शायद कहीं टेक्निकली थोड़ा सा हमसे मतलब कट गए थे। ये जो है ये एक बड़ा सवाल है कि इंडिया ब्लॉक के पास अभी भी कोई वैसा लीडर नहीं है, चमत्कारिक लीडर नहीं है। ठीक है, केजरीवाल साहब हैं, वो दिल्ली में हैं, और आम आदमी पार्टी की चूंकि पंजाब में भी हुकूमत है, मगर बाकी स्टेट्स में कोई बहुत ज्यादा करिश्माई जो है वो मतलब उनका ना तो नाम है और ना कोई वो पार्टी कोई कमाल दिखा पाई। चाहे राजस्थान की बात हम कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, अभी जो है छत्तीसगढ़ में इंतखाबात हुए हैं वहां की बात कर लें, कहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, गुजरात में जो है जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे वहां पर मतलब 2022 के लास्ट में, तो वहां पर रिजल्ट्स आए थे, कुछ सीटों पर वो आए थे और कांग्रेस को नुकसान किया था। मगर कोई एक बड़ा सवाल बार बार वो पूछा जाता है कि इंडिया अलायंस के पास कोई बड़ा चमत्कारिक या कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर सारी पार्टियों के लोग एकजुट हो जाएं और जिसके नाम पर वोटर्स भी सोचने को मजबूर हो कि हाँ, ये मोदी का मुकाबला कर सकता है। देखिए, मुझे लगता है आज जो है ना, चेहरे से बढ़कर आज की आवश्यकता है जी। और मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। हाँ। महंगाई आज 2014 में जो महंगाई थी, आज की जो महंगाई है वो चरम पर पहुंची है। 2014 में जो सिलेंडर 400-450 रुपए का मिलता था वो 1100 तक पहुंचा। और अभी चुनाव से पहले इन्होंने कुछ दिन पहले जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तब 200 रुपए घटाए, अभी भी 900 का मिलता है। और इसके अलावा दालों के भाव देख लीजिए, सब्जियों के भाव देख लीजिए, अनाज के भाव देख लीजिए, और आप दूध के दाम देख लीजिए। हर चीज पे महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। आम आदमी इस देश का आज महंगाई से बिल्कुल बदहाल स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। आपकी पार्टी में आकर जो भ्रष्टाचार करते हैं वो आपके लिए साबित होते हैं, और जो बाहर लोग ईमानदार और सच्चाई से काम कर रहे हैं, अपनी ताकत से काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप परेशान करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार है। हाँ। तीसरा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। आज देश का युवा बेरोजगारी से बदहाल है। तो चुनाव चेहरे पे नहीं होगा, चुनाव तो मुद्दों पे होगा, और चुनाव हमेशा मुद्दों पे ही जीते जाते हैं। ठीक है, मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, मुद्दों पे जीते जाते हैं। ठीक है, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा, महंगाई पे लड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार पे लड़ा जाएगा, चेहरा नहीं होगा, मुद्दे वहां पर हावी होंगे। आप ये कह रहे हैं वहां पर चेहरा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चेहरा कोई भी हो सकता है, मगर कोई ना कोई चेहरा देना पड़ेगा, वरना फिर जो है वो बीजेपी घेरेगी कि एक चेहरा भी इनके पास नहीं है। ये बात जो है वो 2019 में आप देख चुके हैं। मेरा ख्याल के वो सबक जो है होगा जरूर। देखिए, बीजेपी की बात अगर हम करें, यहां पर अभी एक बात हुई थी कि किस तरीके से फ्रीबीज की बात हुई थी कि कैसे जो है लाभार्थी हैं जिनको हर महीने राशन पहुंच रहा है, किसानों के खातों में जो है वो कुछ पैसे पहुंचते हैं, पैसों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, तो मतलब डायरेक्ट जो है वो पैसा पहुंच रहा है, तो लाभार्थी हैं। जो बीजेपी के साथ इंटैक्ट वोट है जो अपर कास्ट का, वो 16-17% के करीब, वो तो कहीं जाता नहीं है। उसके अलावा जो है अलग अलग जगहों पर ओबीसी बड़ा वोट है, वोट बैंक है, दलित हैं, दूसरे लोग हैं, तमाम जुड़ रहे हैं उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक
मुकाबला जो है वो बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है कांग्रेस के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए, कि वो कैसे लाभार्थियों का मतलब जब उनको पास पैसा भी जा रहा है, राशन भी उनको मिल रहा है, तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं, फिर किस तरीके से आपको लगता है कि स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं वो बदलने की जरूरत पड़ेगी और वहां पर वो कोई एक मुद्दा जो है वो काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ और चीजें सामने लानी पड़ेंगी? है ना, ये समझाने के लिए जनता को जा रहा है, जो कि प्लानिंग भी जिसकी चल रही है, और आज जनता को हमें ये समझाने की आवश्यकता है कि आज जिस तरीके से ये जो है बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, कभी कहते हैं 70 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, तो भैया आपने 2014 से लेके 2024 10 सालों में किया क्या? आपने केवल 2 किलो 5 किलो राशन पे लाकर जनता को खड़ा किया हुआ है, लाइन में लगाया हुआ है बस। अगर आपने उनके जीवन का उत्थान किया होता, उनके जीवन स्तर में तब्दीली की होती, तो आज ये राशन पे थोड़ी ना जी रहे होते कि 5 किलो सरकार 5 किलो राशन देगी तो हमारा घर का चूल्हा चलेगा। आपने तो उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। एक ये दिन आने वाला है इस देश के अंदर, अगर भाजपा की सरकार रही तो लोगों को शाम की रोटी मिल जाएगी, तो लोग शाम को जो है ना, बीजेपी के लोग चौराहे पे खड़े होके तालियां पीटेंगे और कहेंगे कि देखो आज शाम को रोटी मिल गई, मोदी 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 मोदी। ये हालात होने वाले देश के अंदर भाजपा के राज। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर तो शर्म आनी चाहिए कि हमने 10 सालों में क्या किया कि देश के 80 करोड़ लोगों को हमने राशन पे लाके अटका रखा है। संकेत जी से मैं आखिरी बोल लेता हूं, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, ठीक है संकेत जी, ये साफ तौर पर उनका कहना है कि ये कोई मतलब जो है ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है बीजेपी का, आपने ऐसे मौके पे ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है। चूंकि वक्त की भी कमी है, बहरहाल प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान जिसको कहा जाता है वो नहीं हुआ खड़गे के नाम पर, मगर जो है सियासी गलियारे हैं वहां पर इनका नाम जो है वो सामने आया है। चूंकि ये बात पहले कह चुकी हैं ममता बनर्जी भी, और इनके नाम पर अगर सहमति बनती है तो जाहिर तौर पर 2024 का मुकाबला वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मोदी वर्सेस खड़गे होगा फिर। और ऐसे में किस तरीके से रिजल्ट आएंगे और कितना ये कड़ा मुकाबला होगा, ये देखने वाला जो है कहीं ना कहीं सबके लिए ये मौका बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हाजिर होंगे हम एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।